इस वीडियो में विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं और उनके नियमों के बारे में। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने में, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी धन हार बराबर निराहार, नी धन हार बराबर निराहार, दू धन आशा बराबर दुराशा, मना धन योग बराबर मना योग। विसर्ग संधि के कुछ प्रमुख नियम होते हैं, आइए देखते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। पहला, विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग के पहले हरस्व आ, यदि विसर्ग के पहले हरस्व आ, दीर्घ आ, अथवा यदि विसर्ग के पहले हरस्व आ और दीर्घ आ अथवा किसी भी वर्ग का मतलब चाहे वो का वर्ग हो, चाहे चा वर्ग हो, चाहे टा वर्ग हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो अथवा अंतस्थ वर्ण या रा ला वा हा में हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मना धन अनुकूल बराबर मना अनुकूल, तपोधन बल बराबर तपोबल, तपा धन भूमि बराबर तपोभूमि, पया धन बराबर पयोधन, मना धन योग बराबर मनोयोग। कहने का मतलब है यदि विसर्ग के पहले आ, ह्रस्व आ अथवा बाद में दीर्घ आ हो और किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, जैसे का वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है, गा घा अंगा, उसी तरह चा वर्ग का जा झा इया, ये होता है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। यह कहा गया है कि यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ वर्ण या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देख लीजिए, मना धन अनुकूल बराबर मनो अनुकूल, तपा धन बल बराबर तपोबल, तपा धन भूमि बराबर तपोभूमि, पया धन बराबर पयोधन, मना धन योग बराबर मनोयोग। विसर्ग संधि का दूसरा नियम, यदि विसर्ग के पहले हरस्व आ या दीर्घ आ को छोड़ के, पहले नियम में कहा गया था कि विसर्ग के पहले हरस्व आ या दीर्घ आ आए तो, इसमें क्या कहा गया है, यदि विसर्ग के पहले हरस्व आ या दीर्घ आ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर, जैसे दूसरा स्वर ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, कोई भी स्वर हो तो बाद में आ या तीसरा, बाद में दीर्घ आ या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण या रा ला वा में से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे नी धन आशा बराबर निराशा, नी धन आशा बराबर निराशा। चलिए तीसरा नियम देखते हैं विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर, चाहे वो हरस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, कोई स्वर हो और बाद में उसके चा छा या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नी धन चित बराबर निश्चित, नी धन छल बराबर निश्चल, दू धन शासन बराबर दुशासन, दू धन चरित्र बराबर दुश्चरित्र। विसर्ग संधि का छठवां नियम देखिए, विसर्ग का लोप हो जाता है। इसका नियम है, देखिए पहला नियम है, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद ला हो, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी धन रोग बराबर निरोग, नी धन रस बराबर नीरस। इसमें देखिए विसर्ग के बाद रा आया है इसलिए विसर्ग का दीर्घ हो गया है। देखिए नी विसर्ग के बाद विच्छेद किए हैं तो रा आ गया है तो विसर्ग का दीर्घ हो गया है निरोग।
इसी तरह नी धन रस का नीरस हो गया। दूसरा नियम, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अत धन यो बराबर अतियो, जैसे अत धन यो बराबर अतियो। विसर्ग का 7वां नियम, ये देखिए, यदि विसर्ग के पूर्व आ हो अथवा बाद में का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। इनके कहने का मतलब है कि यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तो बाद में का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातःकाल, देखिए विसर्ग के पहले आ है प्रातःकाल और बाद में का या पा हो तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातःकाल, अंतःकरण, अंतःपुर, अध्यापतन, अंधपतन, ये है विसर्ग।